नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे और इसे हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत लिया है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय आर्थिक कल्याण का सही सूचक है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वास्तविक राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय क्या आर्थिक कल्याण के सही सूचक हैं, और यदि वो सही सूचक हैं तो उनका आकलन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे कि हम सही अनुमान लगा सकें कि देश के लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है या नहीं। तो वहाँ हमने देखा कि कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद में जो वृद्धि है वो आर्थिक कल्याण का सही सूचक है या नहीं है। तो वहाँ हमें कुछ ऐसी कमियां दृष्टिगोचर हुई जिससे हमें लगता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक प्रति व्यक्ति जो आय है वो आर्थिक कल्याण का अधिक विश्वसनीय सूचक है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर मायर, लिबेनस्टीन, किंडलबर्जर आदि ने वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक कल्याण का एक अधिक उचित सूचक माना है। इनके अनुसार प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का औसत होती है अथवा जनसंख्या तथा वास्तविक राष्ट्रीय आय का अनुपात होती है। जैसा हमने यहाँ लिखा है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, अर्थात कुल जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है उसमें यदि देश की कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। और हमने यहाँ इसको वास्तविक आय से जोड़ा है जिसका आकलन आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर किया जाता है। तो हम जब इसको वास्तविकता से जोड़ेंगे तो यहाँ इसमें हम वास्तविक लगा देंगे। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। और इस प्रकार यह जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है वो हमें यह इंगित करती है कि हर व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता में कितनी वृद्धि हुई है। तो यह एक तरह से आर्थिक कल्याण का अधिक उचित माप लगता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय आर्थिक कल्याण का बेहतर सूचक है या नहीं है, इसका सही आकलन करने के लिए हमें कुछ विशेष बातों पर ध्यान रखना होगा। तभी हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि है वो आर्थिक कल्याण का अधिक उपयुक्त सूचक है। तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, या ऐसी चीज़ें जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि को भी आर्थिक कल्याण का माप मानने में समस्या उत्पन्न करती हैं, वो बातें ध्यान रखना अति आवश्यक है। और इसमें सबसे पहला है कि आय के वितरण पर इसमें ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वास्तविक जो प्रति व्यक्ति आय है उसे ज्ञात करने के लिए हम वास्तविक राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे रहे हैं। तो ऐसा करने से जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही हो, वो तो एक हम औसत निकाल रहे हैं। तो इससे समाज के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के वितरण का सही अनुमान नहीं लगता है। इसलिए प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि को भी आर्थिक कल्याण का सही सूचक मापने में संदेह उत्पन्न होता है। यह तभी होगा जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ समाज में आय का वितरण भी समान रूप से बढ़ रहा हो, या समाज के सभी लोगों की आय में वृद्धि हो रही हो, तभी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का सही माप कर सकती है। दूसरा है आय की संरचना। आय की संरचना से तात्पर्य, जैसा कि हमने अभी बात की, कि वस्तुओं और सेवाओं की जो उपलब्धता है वो किस तरह की है।
जैसा हम कह रहे थे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अंतर्गत कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका युद्ध के दौरान अधिक उपयोग किया जाने वाला है, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे उत्पन्न होने वाली वस्तुएं लोगों के उपभोग में काम नहीं आकर दूसरे कार्यों में उपयोग होंगी, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। आर्थिक कल्याण में वृद्धि तभी होगी जब राष्ट्रीय आय की जो संरचना है उसमें लोगों के उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती हो। तीसरा है आराम की अवहेलना, क्योंकि यहाँ ये तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष आय में वृद्धि होगी और उससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन प्रत्यक्ष आय में वृद्धि से यदि लोगों को अधिक घंटे काम करना पड़ रहा है, उनके आराम में कमी आती है, उनकी खुशी कम हो जाती है, आनंद कम हो जाता है, तो वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने पर भी लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट है प्रदूषण की लागत की भी इसमें अवहेलना कर दी गई है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ साथ यदि प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। आर्थिक कल्याण में वृद्धि तभी मानी जाएगी जब वास्तविक प्रत्यक्ष आय में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे और अच्छा पर्यावरण लोगों को मिले, तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। और अंतिम है निवेश पदार्थ उद्योग का विस्तार, अर्थात यदि वास्तविक प्रत्यक्ष आय में वृद्धि निवेश पदार्थ उद्योगों के विस्तार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासनिक सेवाओं तथा प्रतिरक्षा पर व्यय करने के कारण होती है, जबकि इसके साथ साथ उपभोग के जो पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं उनके उत्पादन में कमी आती है, तब आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी, वरन वो और भी कम हो जाएगा। इसका कारण यह है कि उपभोग में वृद्धि होने के फलस्वरूप आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो जब तक उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, जब तक उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर निवेश में वृद्धि नहीं की जाएगी, तब तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि आर्थिक कल्याण का सही माप नहीं कर सकेगी। तो इस प्रकार से वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग केवल आर्थिक कल्याण के सूचक के रूप में किया जा सकता है, इसके सही तथा निश्चित माप के लिए नहीं, क्योंकि बिल्कुल निश्चित और सही माप हम इसके आधार पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ इसकी सीमाएं हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वास्तविक राष्ट्रीय आय की तुलना में आर्थिक कल्याण का श्रेष्ठ मापक है, क्योंकि यह कुल आय की तुलना में कुल आय की बजाय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को इंगित करता है, और प्रत्यक्ष आय में वृद्धि लोगों को अधिक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता का परिचय होती है। इसलिए हम यह निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि ये एकमात्र सूचक तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय आर्थिक कल्याण का अधिक उपयुक्त सूचक है। धन्यवाद।